वेलकम टू दी चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक एनवायरनमेंट पर रैंडम वीडियो बनाऊंगा, तो ये आज मैं पर्यावरण पर एक रैंडम वीडियो डाल रहा हूँ। और ये रैंडम वीडियो है टॉपिक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम लोग किस डेट में सेलिब्रेट करते हैं हर साल, इसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ ये जानेंगे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की 2020 में थीम क्या है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि आखिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को इस ही दिन क्यों मनाया जाता है, इसको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो थीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की, जो तुमको चमक रही होगी नीले कलर से, इस थीम का रिलेशन क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ, सतत विकास लक्ष्य के साथ। इस थीम का मतलब क्या है इसको भी देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात करेंगे। सतत विकास लक्ष्य में हम लोग कितने लक्ष्य हैं, कितने कितने गोल हैं हमारे, कितने टारगेट हैं हमारे, कितने इंडिकेटर्स हैं हमारे, ये भी देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि साइट्स कन्वेंशन क्या थी, जिसे हम लोग वॉशिंगटन कन्वेंशन कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर क्या क्या कर रहा है, तो हम सस्टेनेबल गोल्स इन इंडिया की भी बात करेंगे। इसके साथ ही हम लोग अंतिम स्लाइड पर पहुंचेंगे और अंतिम स्लाइड में हम लोग पढ़ रहे होंगे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस आर्टिकल में वाइल्ड लाइफ की बात की गई और किस फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य में वन्य जीव की बात की गई, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग अंतिम में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की एक लाइन जो इंपॉर्टेंट जनरली हर पेपर में आती है, इसके बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से स्लाइडें खत्म हो जाएंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा है द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 3rd of March एवरी ईयर। हर साल बनाते हैं 3 मार्च को, तो इस साल भी 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया 2020 3 मार्च 2020 को। और इस 2020 के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन कायम रखना, पृथ्वी पर हर तरह का जीवन कायम रखना। तो तुम कहोगे ऑल लाइफ, हर तरह का जीवन क्या है, तो देखो ऑल लाइफ का मतलब है ऑल एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज एज वेल एज द लाइवलीहुड ऑफ पीपल दोज लिविंग क्लोजेस्ट टू नेचर। मतलब जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं और मानव भी हैं जो प्रकृति के करीब हैं। इन सभी के जीवन को कायम रखता है, इन सबका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस थीम का रिलेशन है, ये जो थीम है ये एनलाइन करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 1, 12, 14 एंड 15 के साथ। ठीक है, इसी स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देखेंगे। चलो अभी देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मैं डेफिनेशन तुमको बताता हूँ। देखो 1983 में यूनाइटेड नेशंस ने एक कमीशन को सेटअप किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हरलेम ब्रंटलैंड। ये एक महिला है जो कि प्राइम मिनिस्टर रही हैं नॉर्वे की। तो ये हरलेम ब्रंटलैंड के अध्यक्षता में कमीशन बनाई गई और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में इसने नाम दिया अवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य। ठीक है ना, इस अवर कॉमन फ्यूचर में हरलेम ब्रंटलैंड ने बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया हुआ है। उन्होंने लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। ठीक है, इसका मतलब है कि सतत विकास का मतलब है कि वर्तमान जो जनरेशन है उसको भविष्य की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए दोहन करना चाहिए संसाधनों का। ठीक है, संसाधन का मतलब ऐसा नहीं कि आपने पता लगा पानी पूरा आज ही 2021 तक आते आते पूरा पानी आपने अपने ऊपर उड़ेल लिया, पूरा पानी खत्म कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। तो जो आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन है तो वो बिना पानी के जिएंगे क्या, कैसे रह पाएंगे बिना पानी के। तो ये है सतत विकास जो कहता है कि आपको फ्यूचर जनरेशन का बहुत ध्यान रखना है कि भैया जो भविष्य में आने वाले लोग हैं वो भी तो उन सब चीज़ों का मजा ले पाए जिनका हम भी ले चुके हैं ना। हम भी तो ताज़ा सांस हम लोग ले रहे हैं, पेड़ पौधों के नीचे हम लोग बैठे रहते हैं, बड़ा बढ़िया सुबह सुबह बड़ा कोयल की बढ़िया आवाज़ सुनाई देती है। तो इन सब का मजा एक फ्यूचर जनरेशन भी ले। ऐसा नहीं कि कोयल उड़ गई, कोयल का पता ही नहीं कहाँ है, कोयल दिखी नहीं, लोगों को पता ही नहीं कोयल कुछ बोलती भी थी, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो मैंने तुमसे बोला कि 3 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को 3rd मार्च को ही सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तो देखो 1973 में 3rd of March 1973 इसी 3 मार्च के दिन ही साइट्स कन्वेंशन
के बारे में साइट्स कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया। तो ये साइट्स क्या है, अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे साइट्स क्या चीज़ है। देखो साइट्स क्या चीज़ है, साइट्स इज अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये साइट्स क्या चीज़ है, तो साइट्स जो यह है वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है। ठीक है, मतलब जो वाइल्ड फौना और फ्लोरा हैं उन स्पीसीज का व्यापार ट्रेडिंग होती है, उसके ऊपर एक कन्वेंशन साइन की गई है। और खासकर कौन सी स्पीसीज है, एंडेंजर्ड मतलब संकटापन्न। अब ये एंडेंजर्ड क्या है, वल्नरेबल क्या है, तो इसके बारे में जब हम IUCN को पढ़ रहे होंगे ना, तब मैं तुमको बताऊंगा लिस्ट कि रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होती हैं, संकटापन्न क्या है, सब कुछ देखेंगे वहां पर। अभी के लिए देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए कि संकटापन एंडेंजर्ड स्पीसीज में अगर मैं देखूं तो ढोले एक डॉग है, एक कुत्ता है। तुम अगर सर्च करोगे गूगल पे जाके ढोले तो तुमको दिख जाएगा, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। रेड पंडा ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है। रेड पंडा की अगर बात करें तो ये जनरली ईस्टर्न हिमालय में जनरली पाया जाता है। भारत में सिक्किम में रेड पंडा पाया जाता है। कभी गूगल पे सर्च करना रेड पंडा, फोटो आएगी तुम्हें, लाल कलर का भालू दिखाई देगा। रेड पंडा, भालू नहीं कह सकते उसको एज सच, लेकिन पंडा को क्या है, रेड पंडा क्या है, ब्लैक पंडा WWF का क्या है स्लोगन, और क्या उसकी वो क्या बोलते हैं उसको ना, एक वो होता है पिक्चर होती है, उसको भी हम लोग बात डिस्कस करेंगे, आगे चलेंगे तब अगले वीडियो में कभी। तो देखो ये लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट पे लिखा है, यही जो मैंने तुमको बताया कि बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है किसका, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड फौना और फ्लोरा का। अच्छा फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फ्लोरा मतलब फ्लोरा से फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, तो ऐसे याद कर लो, फ्लावर्स का जंतु मतलब जीव जंतु के तो उगेंगे नहीं फ्लावर्स, फ्लावर्स तो पौधे में ही उगते हैं, तो फ्लोरा मतलब पौधे, और फौना का मतलब जीव जंतु। ठीक है, तो इसका एम उद्देश्य मैं तुमको बता चुका हूँ कि इस कन्वेंशन को, साइट्स को हम लोग वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, और इसका पर्पस है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो वाइल्ड फ्लोरा और फौना का इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उस पर कंट्रोल करना, और कंट्रोल करने का उद्देश्य क्या है कि हो सकता है इस ट्रेड के द्वारा उस वाइल्ड फ्लोरा और फौना पर संकट आ जाए। पता लगा बिल्कुल बेचने में लगे हुए, एक्सटिंक्ट ही हो गई, गायब हो गई बिल्कुल, है ना। तो ये है कन्वेंशन, वाशिंगटन कन्वेंशन, इसे हम लोग साइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कन्वेंशन है इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट पार्टीज। अभी करंट में टोटल 183 इसके स्टेट मेंबर्स हैं इस कन्वेंशन के। और जो भी डिस्प्यूट, अगर मान लीजिए जो उनके स्टेट मेंबर्स हैं, जो उनकी पार्टीज हैं, इस कन्वेंशन की जो पार्टीज हैं 183 जो स्टेट कंट्रीज हैं, अगर इनमें किन्हीं भी 2 या 3 कंट्रीज के बीच कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन कि भाई नहीं ये जो तुम स्पीसीज बता रहे हो या जो एनिमल तुम जो बताना चाहते हो कि ये बिल्कुल ही एक्सटेंशन पर है, इसका बिल्कुल ट्रेड नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ये एक्सटेंशन पर नहीं है, इसका ट्रेड हो सकता है। तो देखो साइट्स के अंतर्गत 3 अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स फर्स्ट, अपेंडिक्स सेकेंड, अपेंडिक्स थर्ड। तो इन अपेंडिक्स को लेकर इंटरप्रिटेशन होता है कि भाई इसको हम अपेंडिक्स फर्स्ट में रखेंगे का मतलब इस पर्टिकुलर स्पीसीज या फ्लोरा फौना का ट्रेड नहीं हो सकता, इलीगल है इसका ट्रेड करना। ऐसे ही होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो रेड पंडा इलीगल है, इसका ट्रेड नहीं हो सकता। चीता का ट्रेड नहीं हो सकता, जगुआर का ट्रेड नहीं हो सकता, लॉयन का ट्रेड नहीं किया जा सकता कि भैया लगा काट काट के भेज रहे हैं लॉयन को। लेपर्ड्स का ट्रेड नहीं हो सकता, एशियन एलिफेंट का ट्रेड नहीं हो सकता, और डुगोंग जो हम लोग है ना, डुगोंग जो सी काव है उसका ट्रेडिंग नहीं हो सकती, मतलब उसको पकड़ के तुम किसी दूसरे देश को बेच नहीं सकते, उसकी ट्रेडिंग नहीं होगी किन्हीं भी 2 देशों के बीच, किन्हीं भी 3 देशों के बीच उसकी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अपेंडिक्स 2 है साइट्स में, जो कि बताती है कि दीज स्पीसीज आर नॉट थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन बट दैट माइट सफर सीरियस डिक्लाइन इन नंबर इफ ट्रेड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। मतलब अपेंडिक्स 2 में वो स्पीसीज पड़ी हैं जो कि थ्रेटेंड नहीं है, जो एक्सटेंशन मतलब एक्सटिंक्ट होने की कगार, विलुप्त होने की कगार पे नहीं है, लेकिन उनके ट्रेड को रोका जाना चाहिए, मतलब उनके ट्रेड को अगर वो उनका नंबर अगर डिक्लाइन कर रहा है तो उनके ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अपेंडिक्स 3 में भी है। तो ये अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 जो साइट्स में हैं, तो अगर मान लीजिए किन्हीं जो साइट्स कन्वेंशन की जो मेंबर हैं, जो पार्टीज हैं, कंट्रीज हैं, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक संस्था है जो इसी के लिए बनी है, उसका नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, PCA। ठीक है, तो ये देखो साइट्स का लोगो तुमको दिख रहा है, छोटा सा बना हुआ है साइट्स का लोगो। तो देखो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन
क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इस बताओ साइट्स के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए किस संस्था के पास जाते हैं, जो देश होते हैं मेंबर कंट्रीज होती हैं साइट्स की, तो हम लोग बताएंगे कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। ठीक, और मैंने तुम्हें बताया कि ये लीगली बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि साइट्स का अपना कोई रूल है, अपने कोई नॉर्म्स है, अपना कोई कानून है। ये साइट्स जो कन्वेंशन ये कहता है कि हर देश के अपने कानून होने चाहिए वाइल्ड लाइफ को लेकर, वन्य जीव को लेकर। ठीक है, तो मैंने क्योंकि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात की तो मैं तुमको बता देता हूँ कि वर्ल्ड में 3 ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर एक ही जगह पर स्टैब्लिश है। ये कौन से 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर हैग में है? ये हैग क्या है? ये हैग एक वेस्ट कोस्ट सिटी है, नीदरलैंड। नीदरलैंड क्या है? नीदरलैंड मतलब हॉलैंड, हॉलैंड कहते थे नीदरलैंड को। जो डच लोग आए थे ना वो हॉलैंड से ही आए थे। हॉलैंड क्या है? तो देखो एक्चुअली में नीदरलैंड को 2 भागों में बांटा गया था, एक था नूड प्रोविंस, एक था हॉलैंड प्रोविंस। दोनों को मिला के फिर हम नीदरलैंड कहने लगे। इसको समझेंगे जब इतिहास में पढ़ेंगे तब। तो देखो नीदरलैंड में एक हैग सिटी है जो वेस्ट कोस्ट पर है। इस हैग में 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर हैं। कौन से 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस? पहला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, दूसरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये मत तुम ICC का मतलब मत समझ लेना क्रिकेट वाला, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और PCA परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इन तीनों के मुख्यालय कहां पर है? हैग में है। हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाए कि बताइए इनमें से किन संस्थाओं, किन इंस्टीट्यूशंस का हेडक्वार्टर हैग में स्टैब्लिश है? लिख देगा नीचे 1 ICJ, 2 ICC, 3 PCA, और लिखेगा ऑप्शन A 1 2 3, ऑप्शन B ओनली 1, ऑप्शन सी ओनली 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन A 1 2 3 मतलब ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? दी हैग, नीदरलैंड। ठीक है, आगे चलें। तो जैसा कि मैं तुमसे बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहीं ना कहीं ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम है इसका रिलेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ, इसलिए हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी देखना है। ठीक है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये जो एजेंडा है, ये एजेंडा एक्सेप्टेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 2012 एट रियो दी जेनेरियो। ठीक है, रियो दी जेनेरियो ब्राजील में 2012 में ये एजेंडा एक्सेप्ट किया गया यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर के द्वारा कि हम सतत विकास लक्ष्य की बात करेंगे। और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है मैं तुमको ये बता चुका हूं। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये 2015 में इंप्लीमेंट किए गए। ठीक है, और कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं? तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के द्वारा जो टारगेट्स हैं उनकी संख्या है 169 टारगेट्स हैं और 304 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले कि एक डॉक्यूमेंट्री रियो+20 कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट की गई जिसका नाम था फ्यूचर वी वांट। और इस फ्यूचर वी, अच्छा मैंने जो तुम्हें बात की वो ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा अवर कॉमन फ्यूचर की बात की गई थी, लेकिन रियो+20 समिट जो ऑर्गेनाइज करवाई गई रियो दी जेनेरियो में ब्राजील में, इस कॉन्फ्रेंस में जिसे हम लोग रियो+20 कहते हैं जो 2012 में ऑर्गेनाइज करवाई गई, इसमें एक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई जिसका नाम था फ्यूचर वी वांट। वहीं पर ये एजेंडा सेट किया गया कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे 2030 तक। 2030 का टारगेट रखा गया कि 2030 तक हम इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लेंगे। ठीक, तो याद रखना क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 2012 में एक्सेप्ट किया गया, कहाँ पे? रियो दी जेनेरियो में। उसके बाद कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। कितने टारगेट्स हैं? 169 टारगेट्स हैं, 304 इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा 2015 में रियो+20 कॉन्फ्रेंस में एक डॉक्यूमेंट्री शो की गई जिसका नाम है फ्यूचर वी वांट। यहाँ पर ही एजेंडा सेट किया गया कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमें हर हाल में अचीव कर लेना है। ठीक है, तो अचीव्ड, कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव्ड बाई, लिख देगा ए ऑप्शन 2025, बी ऑप्शन 2030, सी ऑप्शन 2035, डी ऑप्शन 2022। तो आंसर क्या होगा? 2030। ठीक है, आगे चलें। अच्छा पहले डायग्राम देख लें कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया की बात करेंगे। कौन कौन से गोल्स हैं देखो, तुम्हें डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं तुम्हें? नंबर 1 लिखा है नो पॉवर्टी, नंबर 2 लिखा है जीरो हंगर, नंबर 3 लिखा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, नंबर 4 लिखा है क्वालिटी एजुकेशन। देखो अभी इस बार UPPCS 2019 में जो पेपर हुआ प्री का,
उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए वाटर, क्लीन वाटर, मतलब क्लीन वाटर की बात किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में की गई है। लिखा था ए ऑप्शन SDG 8, बी ऑप्शन SDG 9, सी ऑप्शन SDG 6, डी ऑप्शन SDG पता नहीं कौन सा लिखा था 15 या 16 कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात कहाँ पर की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 में। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना इसको। तो हमारी जो ये थीम थी, ये हम लोगों ने थीम पढ़ी हुई थी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। और मैंने बोला था ये थीम एनलाइन करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 1, 12, 14 और 15 के साथ। ठीक है ना। तो देखो 1 कौन सा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नो पॉवर्टी। 12 कौन सा है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 14 कौन सा है, लाइफ बिलो वाटर। और 15 है लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, इन 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की जो थीम है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये एनलाइन करती है। ठीक है, ये तो मैं समझ में बहुत प्यार से आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर भारत क्या कर रहा है। तो देखो भारत क्या कर रहा है, तो देखो भारत ने मनरेगा के थ्रू, मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको इम्प्लीमेंट करके अनस्किल्ड लेबर्स को जॉब प्रोवाइड कराई हुई है। ठीक है, क्योंकि हम सस्टेन कर रहे हैं, हम हर वर्ग के व्यक्ति को देख रहे हैं। ठीक। नंबर 2, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आया गया, जिसके द्वारा हम लोगों ने सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराए गरीबों को। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया स्वच्छ भारत अभियान। अभी रिसेंटली 2019 में स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत भारत में ग्रामीण इलाकों में 100% ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया। ये तुमने भी न्यूज़ में देखा होगा 2019 में। इसके अलावा भारत ने एक टारगेट अपना इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में भारत ने खुद बोला कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा, हम 2022 तक 175 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे, जो हमारा टारगेट है। देखो अभी हाल में भारत में मोदी जी ने बोल दिया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत बोला है कि हम इस टारगेट को दुगना करेंगे, 450 गीगाबाइट तक हम इसको गेन करना चाहते हैं। इसको भी कभी पढ़ेंगे जब मौका मिलेगा तो। और इसके अलावा भारत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत और हृदय पर काम कर रहा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। और इसके अलावा भारत ने पेरिस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है कि भैया हम तो क्लाइमेट को बचाने के लिए काम करेंगे बहुत, और भारत बहुत अच्छा काम कर भी रहा है इस फील्ड में। ठीक है, तो अगर मान लो मेंस में पूछ लिया जाए, जो कि पूछा गया 2018 के मेंस में, कि बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, तो तुमको एक्चुअली में यही लिखना था, मनरेगा के बारे में लिखना था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में लिखना था, स्वच्छ भारत अभियान, 175 गीगावाट जो ये नीति आयोग ने भी, ये सब लिखना था और कुछ नहीं। आगे चलें। अब है आखिरी स्लाइड जो बताती है, मैं तुमको बताया था पहले ब्रीफ में, फ्यू अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भारत के संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐड की गई। अभी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है उसको बता रहा हूँ, सब नहीं बता रहा हूँ कौन कौन सी चीजें ऐड की गई। जो वाइल्ड लाइफ से इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड चीजें, उसी को मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2 आर्टिकल्स जिनका संबंध वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव से है, उनको ऐड किया गया। कहाँ कहाँ, एक आर्टिकल 48A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आती है। और ये आर्टिकल 48A क्या कहता है, ये कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 48A। और साथ ही साथ इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल जो संविधान है उसमें इनमें से कौन नहीं था, लिख दूं। ए ऑप्शन फंडामेंटल राइट, बी ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, डी ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था। क्यों नहीं, क्यों मतलब कैसे मैं कह रहा हूँ ये, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 51A के अंतर्गत इंसर्ट किया गया। ठीक है, 51A के अंतर्गत इंसर्ट किया गया। और 51A का मतलब टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूं, और ये भी एक चीज याद रखना कि एक कमेटी जिसका नाम बार बार तुमको सुनाई देगा, कि आखिर पूछा जाएगा कि बताइए किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर
ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो तुम बताओगे स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा इंसर्ट किया गया। ठीक, इस फंडामेंटल ड्यूटी की टोटल संख्या जो है वो है 11। ओरिजिनल मतलब जो हम लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था उसके बाद जो संख्या थी वो थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की 10, लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये संख्या फंडामेंटल ड्यूटी की आज की डेट में है 11। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि बताइए कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो तुम बताओगे, ऑप्शन में लिखा रहेगा 8, 9, 10, 11। तो ऑप्शन आंसर क्या दोगे, तुम दोगे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, उन्हीं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A का जी फंडामेंटल मतलब 7th नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, लोग आर्टिकल 48A और 51AG को मतलब अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे लिखा है वाइल्ड लाइफ, दोनों जगह पे ही हमको वाइल्ड लाइफ दिखाई दे रहा है, तो याद ही नहीं होता है। तो भैया रट्टा लगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को रट्टा लगाना है कि DPSP बात करता है फॉरेस्ट मतलब इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और फंडामेंटल ड्यूटी बात करता है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अंतर रखना, क्वेश्चन बहुत बार घूम घूम के आता है ये। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना कि जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है ये एक्चुअली में कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में आता है। अब सूचियां 3 प्रकार की होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जब हम लिस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे, पहले हम शेड्यूल पढ़ेंगे, शेड्यूल में मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे शेड्यूल्स को याद करना है। उसके बाद उन शेड्यूल्स को पढ़ाने के बाद मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कौन सा शेड्यूल एक्चुअली में 7th शेड्यूल बात करता है लिस्ट की, और लिस्ट कौन कौन सी हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए जान लो कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो आता है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर, लिख देगा ए ऑप्शन कॉन्करेंट लिस्ट, बी ऑप्शन यूनियन लिस्ट, सी ऑप्शन स्टेट लिस्ट, डी ऑप्शन नन। तो आंसर है इसका कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, क्या होता है समवर्ती सूची, तो हम बात इसकी करेंगे जब पॉलिटी में हम पॉलिटी तो पढ़ना हमने स्टार्ट। अभी देखो तुम्हारा हो सकता क्या है, शाम को 8 बजे के बाद, 8 के आसपास पहला पॉलिटी का बेसिक लेक्चर आएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग 30 मिनट का लेक्चर है, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे तुमको बस पढ़ना है, इत्मीनान से बैठ के कहानी सुननी है। वो लेक्चर आज आ जाएगा, रात को अपलोड हो जाएगा, आराम से देखना। कल हम बात करेंगे उसके आगे, और हम पूरी पॉलिटी लगभग 15 से 20 दिन में निपटा देंगे। प्री ओरिएंटेड एकदम स्टडी मारेंगे, मेंस भी साथ में उसमें देख रहे हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा, लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बीईओ वालों को, बीईओ की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को, या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को, या फिर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो रिवीजन चाहते हैं बहुत तेज कि यार पढ़ा तो सब कुछ है, कोई प्यार से समझा दे तो समझ में आ जाएगा, तो ये वीडियो बहुत तुम्हारे काम आने वाले हैं। 4th पॉइंट लिखा है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अच्छा, 1927 में भारत में भारतीय वन्य जीव मतलब भारत वन अधिनियम जो कहते हैं, भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया, और इसमें कहा गया कि भाई साहब जो इंडियन वाइल्ड लाइफ फ्लोरा और फौना है उनको तुम चोट नहीं पहुंचा सकते, उनको तुम पोचिंग नहीं कर सकते, उनका हॉन्ट नहीं कर सकते। तो याद रखना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सबसे पहले 1927 में पास हुआ। ठीक, और सबसे अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो देखो ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है बहुत ज़्यादा कि हु चेयर्ड नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का चेयरमैन कौन होता है। तो ध्यान रखना कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, और भारत का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का ही चेयरमैन नहीं होता, अध्यक्ष नहीं होता, बल्कि अपने पद पर आते ही वो बाय डिफॉल्ट किन किन का अध्यक्ष बन जाता है। मैं तुमको नाम लेता हूँ, सुनना, इसमें लिखा नहीं है, बस सुनो। नंबर 1 नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाता है, चेयरमैन बन जाता है प्राइम मिनिस्टर। नंबर 2 नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल का अध्यक्ष बन जाता है। नंबर 3 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी अध्यक्ष बन जाता है प्राइम मिनिस्टर, बाय डिफॉल्ट बनता है। नंबर 4 काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है। नंबर 5 डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सी कमेटी हैं। जब मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर पढ़ाऊंगा, जब मैं तुमको आर्टिकल 74, 75,
75, 76, 77, 78 जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, तब मैं तुमको प्राइम मिनिस्टर कहाँ कहाँ किन किन बॉडियों का चेयरमैन होता है, लगभग 15 से 16 बॉडी हैं, उन सबके नाम रटाऊंगा, आपका प्यार से बैठ के रटाऊंगा, समझाऊंगा। और अंतिम पॉइंट लिखा है वह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कई बार मैचिंग में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके बारे में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।